नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की साफ नीयत से ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन्होंने बताया कि पहले राज्य में एमएसएमई सेक्टर की हालत बहुत खराब थी, कारीगर हताश थे, कई इकाइयां बंद होने से कारीगरों पर आपको बता दें लोग पलायन भी कर रहे थे। वहीं सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और की योजना के जरिए एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित किया। अब उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपने एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा देता है, जिससे कारीगरों को और उद्योगों को लाभ भी मिला है। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। पहली बार देश के अंदर आजादी के बाद कोऑपरेटिव एक मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है। एफपीओज को हर एक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। महिला स्वयंसेवी समूह को आपने अभी देखा होगा, इस बार के यूनियन बजट में लखपति दीदी को सी मार्ट के रूप में अब उनके ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्रोडक्ट उनके द्वारा वहां तैयार किया जाता है उसको मार्केट से लिंक करने के लिए सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। यह भी आज इस बार के यूनियन बजट में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है। अनेक प्रोत्साहन इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं और परिणाम है कि थोड़ा सा गाइड और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो सभी सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। बहनों और भाइयों, यही प्रोग्रेस की स्थिति देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य का है। हमें याद करना होगा, ये प्रकृति और परमात्मा की विशेष अनुकंपा है कि जो नियम देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत में लागू होते हैं, वही चीज भारत में यूपी पे लागू होते हैं। एकदम वही परिस्थितियां हैं, वही परिस्थितियां हैं। 17 के पहले यूपी की स्थिति क्या थी? कहां थे हम? न विकास था, न रोजगार था। प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर में वे लोग हावी थे जो जहां का सबसे बड़ा माफिया था वो उसमें हावी था। टैक्स की संख्या बढ़ी है, हमने उनके टर्नओवर को बढ़ाया है, उनकी क्रेडिट की सीमा को बढ़ाया है और खाद वितरण के कार्य के लिए सहकारिता विभाग ने थोड़ा मैन पावर की शॉर्टेज की है, लेकिन उसको पूरा भर देते तो देश के अंदर सबसे अच्छा फर्टिलाइजर वितरण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और होता है। कृषि और सहकारिता मिलकर के उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाए, थोड़ा सा प्रयास हुआ। आज वही सहकारिता फिर से एक नए आंदोलन अभियान के रूप में आगे बढ़ चुका है। यानी सरकार की नीयत साफ हो तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी? यूपी के अंदर पलायन कर चुके थे, हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, वीरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया। आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि ये तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, उसकी ब्रांडिंग की, मार्केट से जोड़ा,
पैकेजिंग के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा। आज परिणाम है हम सबके सामने। इस एक्सपोर्ट की बात हमारे वित्त मंत्री भी कर रहे थे। कुल 84,000 करोड़ का यहां से यूपी के अंदर कुल एक्सपोर्ट होता था। आज इसकी संख्या बढ़ करके 1,86,000 करोड़ का हो चुका है। तो वहीं लखनऊ में आयोजित यूपी फार्मा कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती जरूर है और किसी को कानून के दायरे में आने से कोई छूट नहीं है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि अगर कानून को कोई आंख दिखाता है तो कानून अपने तरीके से उसे समझता है। कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि एक समय उत्तर प्रदेश में अराजकता और सुरक्षा का माहौल था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। मुख्यमंत्री ने एनकाउंटर पर स्पष्ट किया, लोग पूछते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई। लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने बजट को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया और कहा कि ये किसी चुनाव या वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए बनाया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बजट में सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग जैसे बुनियादी ढांचों पर खास ध्यान दिया गया है, जिससे देश की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आत्मनिर्भर भारत ही की पहचान है। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं। अभी श्री अखिलेश यादव जी इतनी बार सांसद रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके और पहले बजट का अध्ययन करें और 56 इंच का सीने वाला भारत के प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों के हितों से कभी समझौता न किए हैं, न करेंगे। इसके पहले भी वो कह चुके हैं, चाहे मेरे किसान हो, चाहे मेरे पशुपालक किसान हो, चाहे मेरे मत्स्य पालक किसान हो, चाहे मेरा व्यक्तिगत नुकसान भले हो जाए, लेकिन मैं इन वर्गों का नुकसान कभी नहीं होने दे सकता। और देश को मोदी जी पर भरोसा है, श्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो धोखा। तो वहीं यूपी के कन्नौज जिले में प्रभारी मंत्री और प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट की प्रमुख बातें साझा की। उन्होंने कहा कि यह बजट किसान, आम जनता और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मंत्री रजनी तिवारी ने बताया कि बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ सामाजिक संतुलन भी बनाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निवेश, सिंचाई और नई तकनीक पर जोर दिया गया है। आम लोगों को टैक्स से राहत और सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर इस बजट की बड़ी खासियत है। वहीं शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता मिलने से उच्च शिक्षा संस्थान मजबूत होंगे और युवाओं को बेहतर भविष्य मिलेगा। तो वहीं गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रिपल सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा। कोरियन कल्चर से प्रभावित थी तीनों बहनें। सुसाइड करने वाली बहनों ने बदला था अपना नाम। सुसाइड नोट में जिक्र, हमें कोरियन कल्चर से प्यार, कोरियन से लगाव, उतना घर वालों से भी नहीं। वहीं आपको बताते चले, गाजियाबाद में 3 बहनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। जानकारी के अनुसार ये सभी बहनें कोरियन कल्चर की बहुत दीवानी थी और अपने नाम भी बदल चुकी थी।
सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि उन्हें कोरियन संस्कृति से प्यार है और परिवार से उतना लगाव नहीं था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश करे कि सुसाइड के पीछे का कारण क्या था। वहीं परिवार और पड़ोसियों में शोक का माहौल देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले ट्रिपल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, जहां आपको बता दें कोरियन कल्चर से प्रभावित होकर लड़कियों ने सुसाइड किया। वहीं गाजियाबाद में 3 बहनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। जानकारी के अनुसार ये सभी बहनें कोरियन कल्चर की बहुत बड़ी दीवानी थी और अपने नाम भी बदल चुकी थी। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि उन्हें कोरियन संस्कृति से प्यार है और परिवार से उतना लगाव नहीं था। पुलिस मामले की जांच करी और ये पता लगाने की कोशिश करी कि सुसाइड के पीछे का कारण क्या है और परिवार और पड़ोसियों में शोक का माहौल देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले गाजियाबाद की ट्रिपल सुसाइड केस, जहां गाजियाबाद की हॉरर ये स्टोरी क्या है। कोरियन कल्चर से प्रभावित थी तीनों बहनें। कोरियन गाने, मूवी, कार्टून थे उन्हें पसंद। गेम्स और यूट्यूब से भी थी प्रभावित। कोविड के बाद से स्कूल नहीं जा रही थी बेटियां। मोबाइल लत से परिवार परेशान था। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे क्या है पूरा मामला और क्या था कारण। गाजियाबाद की ये हॉरर स्टोरी, जहां मोबाइल लत से परिवार परेशान था। कोरियन कल्चर से प्रभावित थी तीनों बहनें, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड का ये बड़ा कदम भी उठाया। कोरियन गाने, मूवी, कार्टून उन्हें बेहद पसंद थे और साथ ही आपको बता दें गेम्स और यूट्यूब से भी वो प्रभावित थी। मोबाइल की लत से परिवार परेशान, जहां कोविड के बाद से स्कूल भी नहीं जा रही थी बेटियां। वहीं मोबाइल लत से परिवार परेशान, जिसके चलते आपको बता दें कोरियन ड्रामा के चलते तीनों बहनों ने सुसाइड किया। वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें कोरियन कल्चर से प्रभावित, जहां उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा, सॉरी मम्मी पापा, मोबाइल लत से परिवार हमेशा परेशान रहता था। कोविड के बाद वो स्कूल भी नहीं जा रही थी तीनों बहनें। वहीं आपको बता दें 9वीं मंजिल से उन्होंने छलांग लगाई और जहां से उन्होंने छलांग लगाई वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां 9वीं मंजिल से उन्होंने छलांग लगाई। सुसाइड नोट कोरियन कल्चर से प्रभावित, जिसे लेकर उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी सॉरी मम्मी पापा ने कहा। फिल्में, गाने बेहद उन्हें पसंद थे। कोरियन ड्रामा पसंद था उन्हें। स्कूल भी कोविड के बाद से नहीं जा रही थी। तो वहीं सुसाइड केस में एक और खुलासा, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था परिवार और पिता पर 2 करोड़ रुपए का कर्ज भी था। पिता ने बेच दिया था बच्चियों का फोन, सोशल मीडिया अकाउंट भी कर दिया गया था डिलीट। वहीं आपको बताते चले गाजियाबाद में 3 बहनों की मामले में नया खुलासा हुआ। तो वहीं कर्ज और पैसों के बाद दबाव ने पिता बच्चियों के फोन बेच दिए और उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए गए। पुलिस ने परिवार की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जांच भी तेज कर दी है। तो वहीं कोरियन कल्चर में भी 3 बच्चियों की जान, जहां तीनों बहनों का एक खौफनाक सुसाइड नोट भी सामने आया है। जहां तीनों बहनों का खौफनाक सुसाइड नोट सामने। तो वहीं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तीनों नाम जो 907 में हैं, तकरीबन 3 बच्चियां हैं। एक की उम्र शायद लगभग 17 साल है और एक की उम्र लगभग 13 साल है, एक की उम्र साल है, लगभग 14 साल है। वो अपनी बालकनी से कूद के सुसाइड की है। तो जानकारी अभी तक जो प्राप्त हुई है, जो मौका वारदात पे एसीपी साहब भी रात को ही पहुंच चुके थे और लोकल टीरामोड़ थाने के भी थाना प्रभारी भी और सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद आ चुके थे। उस समय जैसे ही कॉल करने के बाद उनको जानकारी मिली, तो जो प्रथम दृष्टया में यही पता चल रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग एक समथिंग कोरियन गेम करके और चलता था, जो उसमें कुछ टास्क उनको दिया जाता था। तो उसी टास्क के कारण उन्होंने शायद जो दिया उनको सुसाइड का ये प्रथम दृष्टया। परिवार में कितने लोग थे? जब हम लोग मौका वारदात में जब पहुंचे तो उनके परिवार में दो से 3 महिलाएं थी ऑलरेडी। आदमी कोई नहीं था? आदमी प्रथम दृष्टया में हम लोग को जब पता चला तो वो कहीं बाहर थे, तो वो भी 1-1.5 घंटे बाद वो भी लोग पहुंच चुके। क्या कार्य करता है परिवार, कुछ जानकारी हो? अभी तक कुछ जानकारी प्राप्त जो पता नहीं चला है कि क्या करते नहीं करते हैं। रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टैया मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर D1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल
की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 शैय्या अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ मोहित गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड मामले में ये बात सामने आई कि तीनों बहनें कोरियन कल्चर से प्रभावित थी। क्या इसी केस में सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कोरियन कल्चर, ये ड्रामा को ही केस का मेन कारण माना जा रहा है? मोहित जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कोरियन कल्चर से ये इतनी प्रभावित थी। सूत्रों के हवाले जानकारी आई है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों जो लड़कियां थी वो कोरियन लड़कों से ही शादी करना चाह रही थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार जो जानकारी मिली है कि इतनी प्रभावित थी कि उन तीनों लड़कों कोरियन लड़कों से शादी करना चाहती थी, जिससे परिवार बेहद ही चिंता में था। इसी के चलते परिवार ने मोबाइल भी ले लिया था। और एक और बात सामने आई है कि जो परिवार था वो कर्जे में भी डूबा हुआ था। लॉकडाउन के समय के कर्जे में डूबा हुआ था। लगभग 2 करोड़ रुपए का जो कर्जा बताया जा रहा है, जिसके चलते आर्थिक तंगी के कारण बच्चे जो है स्कूल जाने ही बंद कर दिया गया था। और इन तीनों बच्चियों का जो है देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हालांकि आज शाम तक जो है परिवार के माता पिता के जो बयान जो है वो पुलिस दर्ज करेगी। फिलहाल इसमें यही बातें सामने आ रही है कि जो तीनों बच्चियां थी कोरियन कल्चर से इतनी प्रभावित थी कि वो कोरियन कल्चर में जो है मूवी देखना या डांस करना या कोरियन लैंग्वेज में ही बातें करना। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चों ने डायरी में ये तक लिखा था कि कोरियन कल्चर जो है के पॉप हो गई, कोरियन मूवी, सॉन्ग, म्यूजिक, यूट्यूबर आदि सभी चीजों प्रभावित थी। जी मैं जानना चाहूंगी, बहनों द्वारा अपना नाम बदलना या उनकी सोच और जीवन शैली में आए बदलाव को दिखाता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो सोशल मीडिया का दौर है, आप OTT प्लेटफॉर्मों पर भी देखेंगे कि कोरियन कल्चर रिलेटेड ही कोई मूवी या आदि ज्यादा जो है प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिसको लेकर जब ये बेटियां घर पे थी तो इनको एक मूवी देखना या किसी में आकर्षण कर लिया। तो जब वो आदत हुई तो उस व्यावहारिक माहौल में इतनी घुल मिल गई कि उन्हें जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, उससे वो जान ही नहीं पाई और दिन रात मोबाइल में कोरियन कल्चर से रिलेटेड ढूंढ डाल के वो इतनी उसी में जो है यूज करी, जिसका नतीजा हमें सामने आया। जी मोहित, सुसाइड नोट में साफ लिखा है कोरियन से लगाव, उतना घर वालों से नहीं। इस पंक्ति में को पुलिस कैसे देख रही है? जी बिल्कुल, इस मामले में जो है जो आधिकारिक बयान के मुताबिक जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरियन कल्चर से उतनी प्रभावित थी कि उनको एक रूम दिया गया था जहाँ अगर कोई अन्य व्यक्ति आ जाया करता था तो ये तुरंत उस रूम से हटकर किसी अन्य रूम में चले जाया करती थी। हालांकि पिता ने यह भी बताया है कि गेम भी खेला करती थी, लेकिन पुलिस अधिकारी के मुताबिक जो गेम वाली बात थी वो झूठी साबित हो रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है और आज माता पिता के जो बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जी मोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, मिर्जापुर धर्मांतरण मामले में बड़ी गिरफ्तारी। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड मौलवी गिरफ्तार। मौलवी अली खुर्रम रहमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जादू टोना के नाम पर ब्रेन वॉश का आरोप लगाया। वहीं 2023 में भी धर्मांतरण करवा चुका है मौलवी। तो वहीं आपको बता दें, मिर्जापुर पुलिस ने धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी मौलवी अली खुर्रम रहमान को गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि वह जादू टोना और ब्रेन वॉश के जरिए लोगों का धर्म बदलवाता था। पुलिस ने बताया कि मौलवी ने 2023 में भी इसी तरह के कई धर्मांतरण मामले किए थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की भी तलाश लगातार जारी। वहीं स्थानीय प्रशासन ने कहा कि किसी भी प्रकार के अनैतिक धर्मांतरण पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, धर्मांतरण मामले में ये बड़ा खुलासा जहां मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बताते चले, लव जिहाद
मिर्जापुर का ये पूरा मॉड्यूल, जहां मौलवी खलूल गिरफ्तार हुए। हुसैन मस्जिद में रहते थे, निशाने पर हिंदू युवतियां, जिम वाली लड़कियों पर भी नजर, झाड़ फूक के बहाने दोस्ती। वहीं हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश भी किया करते थे और साथ ही धर्मांतरण को प्रोत्साहन भी दिया जाता था। जहां 2023 में कराया था धर्मांतरण, लड़कियों को बनाया मुस्लिम से शादी तक लड़कियों की करवाता था। वहीं आपको बता दें, हिंदू लड़कियों पर निशाना लगातार, जहां उनका धर्मांतरण बदल जादू टोने के जरिए ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण करवाता था मौलवी, साथ ही जादू टोना भी करवाता था। तो वहीं आपको बता दें, लव जिहाद का मिर्जापुर मॉड्यूल, जहां मौलवी खलीलू को गिरफ्तार कर लिया गया। निशाने पर उसके हिंदू युवतियां थी, जिनका धर्म परिवर्तन भी करवाता था। जिम वाली लड़कियों पर नजर, साथ ही आपको बता दें ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण करवाता था, झाड़ फूक के बहाने उनसे। देखिए, ये पूरे घटनाक्रम में आपने देखा है, पहले हम लोग 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है उनको, और विवेचना के दौरान जो नाम आया था, जिसमें एक मौलवी खलीकुर रहमान है, इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और ये काफी हाईली क्वालिफाइड, जैसा कि अपने को बता रहे हैं, और धर्म के मामले में थोड़ा इनके अंदर जो भावना है वो तंत्र और जादू टोना, इसके साथ ही साथ ताबीज बनाना और इसके बहाने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना और आकर्षित करके उनको इसके लिए प्रेरित करना, यही काम इनके द्वारा किया जाता था। और जो पूरा गैंग था उससे जुड़े हुए थे, ये कटरा के रहने वाले हैं। पूछताछ से इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बताई गई है कि इनके द्वारा 2023 में एक हिंदू लड़की का निकाह धर्म परिवर्तन हुआ था, जिसमें और इसमें कराया गया था लोहता थाने में, एक लड़के के साथ कराया गया था दूसरे समुदाय के साथ, जिसमें FIR भी पंजीकृत है। हम लोग वहां से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और शीघ्र ही हम लोग इसमें गहन विवेचना करते हुए जो भी चीज आएगा हम आपको बताएंगे। क्या वो जिम के ट्रेनर को मोटिवेट करता था ये मौलवी? क्या वो लड़कियां जो जिम में जाती थी उसको भी ये मोटिवेशन करता था धर्मांतरण को लेकर के? जो इमरान गिरफ्तार हुआ है, क्या उसका ये कनेक्शन था, मतलब मेन व्यक्ति था? कैसे ये सब पूरी सिस्टम चल? ये मैंने बताया आपको, ये उनके संपर्क में रहे, ये उनके कई लोगों के उनके संपर्क में रहे, जिनके ये भी संपर्क में रहे, और इसी आधार पर जो इस विवेचना के दौरान हमारे पास एविडेंस आए, जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो महिलाएं या लड़कियां जिनसे इनका संपर्क रहा है, उसी पे हम लोग गहन विवेचना कर रहे हैं। शीघ्र जो साक्ष्य आएगा हम आपको। अच्छा, ये कहीं पढ़ाते थे नमाज वगैरह? ये अभी जो हम लोगों के पूछताछ में जो चीजें अभी तक इनके द्वारा स्वीकार की गई हैं, ये यहाँ पर चील में एक मस्जिद है जहाँ पर ये नमाज पढ़ाते थे। इसके पहले भी यहाँ पर कटरा में भी यहाँ पर एक मस्जिद जहाँ पर इनके द्वारा नमाज पढ़ाना बताया गया है। ये 1-2 मदरसे हैं जहाँ पर भी ये जाते थे, और कुछ और चीजें हैं जिनके द्वारा बताया गया, जिनकी हम लोग पुष्टि कर रहे हैं, और जो भी तथ्य आएगा हम आपको अब देख सकते हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ प्रत्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। मैं जानना चाहूंगी, ये धर्मांतरण मामले में क्या है, मौलवी की गिरफ्तारी होगी, किस बुनियाद पर वो लड़कियों को उनका धर्मांतरण करवाता था, जिम वाली लड़कियों पर उसकी खासा नजर थी, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल आपको बता दें कि इससे पहले 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और इसमें जो मौलवी है इसकी 8वीं गिरफ्तारी हुई है। रहमान के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस द्वारा पूछताछ में इसने बताया कि कैसे तंत्र मंत्र के माध्यम से पहले लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करता था, उसके बाद धर्म परिवर्तन का कार्य कराया जाता था। इसके ऊपर पहले से ही जनपद वाराणसी में जो है कि एक हिंदू लड़की का दूसरे धर्म में विवाह कराने के उसमें धर्मांतरण में मुकदमा दर्ज है, जिसको लेकर लगातार जब पुलिस ने छानबीन की तो इसके भी तार जो है इमरान से जुड़े हुए आए। उसके बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। जी,
तपेश, 2023 में हुए कथित धर्मांतरण में कई मामलों में इस केस का क्या कनेक्शन है? जैसा कि मैंने बताया कि ये तंत्र मंत्र के माध्यम से लड़कियों को बहला फुसलाकर अपनी ओर आकर्षित करता था, उसके बाद जो है धर्मांतरण कराता था। इमरान के इसके तार जुड़े हैं। उसमें मामला ये था कि उस समय इसने जो है एक हिंदू युवती का विवाह मुस्लिम युवक से करवाया था और उसका धर्म परिवर्तन करवाया था। क्योंकि ये मौलवी है, इस वजह से ऐसे कार्य करता था। जी तपेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।